ये पैसेज है। तो पैसेज पढ़ने से पहले हमने क्या कहा था, देखिए जब भी आप पैसेज पढ़ो तो सबसे पहले हम पैसेज को, क्वेश्चन होता है ना, उससे हम देखते हैं कि हम पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, यानी कि कौन सा कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये पूछा इसमें, हमारे माइंड में ये सेट हो गया कि हमें ये बताना है। एक तो हमें इसमें अजम्पशन बतानी है और हमें क्या पूछ रहा है, संदेश पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, ऐसी बात पूछ रहा है। अब हमारा दिमाग सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। देखो, मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स कमर्शियल पोटेंशियल एज वेल एज द लाइवलीहुड से डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम्स। ठीक है ना, यानी कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण भर के लिए अनुच्छेद करने से इसकी वाणिज्यिक संभाव्यता, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं प्रभावित होगी। इकोसिस्टम का अगर हम संरक्षण कर रहे हैं तो आप देखिए, जैसे कि आपका एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, आपके एक जंगल का इकोसिस्टम है, उस जंगल पर आदि मानव रह रहे होंगे, वहां से उनकी आजीविका चल रही होगी। अगर आप उसको अनुरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे आप उनको, तो कहने की उनकी आजीविका बाधित होगी। ठीक है ना, उन्होंने इस बात में लिखा हुआ है। देखिए, देयर इज आल्सो ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड्स फॉर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन or strictly for conservation. Deforestation caused due to commercial exploitation will lead to indirect harm like food siltation problems and microclimatic instability, apart from adversely affecting livelihoods dependence on forests. These conflicts are particularly acute in developing countries where the dependence of peoples on the ecosystem is significant and commercial एक्सप्लोटेशन हैज द पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम। अब देखिए, इन्होंने बोल दिया है कि जैसे कि देखो, इसे हम हिंदी पढ़ लेते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग केवल आजीविकाओं के लिए हो या वाणिज्यिक दोहन के लिए हो या अनिवार्यतः संरक्षण के लिए हो, इसके बीच भी परस्पर विरोध है। अब बताओ किसके लिए करें? अगर हम एक को कर रहे हैं तो दूसरा, बोलते ना हम अगर शादी में किसी एक को मनाएं तो दूसरा रूठ रहा है, उससे मना तो वो रूठ रहा है, हम तीनों को मैनेज कैसे करें, कैसे मैनेज करें, वो सिस्टम यहाँ पर बोला गया। ठीक है ना, वाणिज्यिक दोहन के परिणाम स्वरूप होने वाले वनोन्मूलन से वनों पर निर्भर आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अतिरिक्त बाढ़, गाद, वन्य समस्याएं और सूक्ष्म जलवायु अस्थिरता जैसी अप्रत्यक्ष हानियां होंगी। विकासशील देशों में जहां पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है, जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, उनमें जो क्या है, आजीविका इकोसिस्टम पर डिपेंड है और वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि आने की संभावना है। ये परस्पर विरोधी स्थितियां खासतौर पर विकट है। ये क्या है, ये स्थितियां क्या है, विकट है। अब उसने ये बता दिया, देखो आपने इसका सेंटर पॉइंट क्या देखा, आपके दिमाग में बात क्लिक करी, सर ये बोल रहा है कि हमें तीनों को मैनेज करना और मैनेज करेंगे, इन सबको मैनेज करेंगे तो ये हमारी समस्या विकट है और बस हमें केवल इसी बेस पर ही आंसर करना है, हमें केवल इसी बेस पर आंसर करना। और देखिए, इसका ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे, हाँ ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन हमारा उसमें से एक ही आंसर हमारा सही होगा। ठीक है ना, अगर वो देखो इसमें कुछ तो एस्टीमेट डालेगा, कुछ उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट डालेगा, और एस्टीमेट एक्स्ट्रा पॉइंट डालने से क्या होता है, हमारा पूरा सेंस खराब हो जाता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इज नॉट एन इशू। देखिए, अब इशू इसमें आ गया, टू बी वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम्स फॉर देयर लाइवलीहुड्स। मतलब जब कुछ लोग अपनी आजीविकाओं के लिए, देखिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होते हैं, तो जैव विविधता का संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं। देखो ऐसा संकेत बोला है इसमें, किसमें चिंता आवश्यक नहीं, चिंता आवश्यक नहीं, चिंता तो है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है, चीजें विवाद तो हो रही है, तो हमारा सर ये तो होने वाला है नहीं, इट इज रॉन्ग। ठीक है ना, ये हमारा होने वाला नहीं है, हमारा ये होने वाला नहीं है। तो देखिए, कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन of forests goes against the fundamental rights of the people dependent on forests for food and shelter। मतलब वनों का वाणिज्यिक दोहन, वनों का वाणिज्यिक दोहन, वनों पर भोजन और आश्रय के निर्भर रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों में रद्द है। इसमें बताओ मूल अधिकारों की बात की गई इसमें यहाँ पर कहीं पर मुझे ये बताओ फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई बात की गई है? नहीं, तो हमारा ये भी नहीं होगा। ये अलग एक्स्ट्रा वर्ड डाल रहा है, ये एक्स्ट्रा वर्ड डाल रहा है जिनका लेखक ने इनमें कोई जिक्र ही नहीं किया, और वो जब इसमें डाल रहा है तो हमारे क्या हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है। सस्टेंस ऑफ लाइवलीहुड्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सप्रेट वन अनदर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्बैलेंस। मतलब आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिक तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोध और असंतुलन होता है। ये सही होगा? नहीं, इसकी भी बात नहीं की गई। तो जब हमारे तीनों ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन में डी होगा ना, क्या पारिस्थितिकी तंत्रों का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमारा एस्टीम बढ़ हो रहा है, हमारा पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, मतलब शुड बी कंप्लीटली स्टॉप। तुम्हारा ये भी गलत है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। कौन सा? सी सो, मतलब आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोधी और असंतुलन होता है। और इसने ही यही सेंटर पॉइंट की बात बोली इसने,
इसने यही सेंटर पॉइंट की बात बोली है, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption have been made। देखिए अब ये बोल रहा है नो कंट्री नीड्स टू डिपेंडेंट ऑन इकोसिस्टम्स टू बूस्ट नेशनल इनकम, मतलब किसी भी देश को राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता मान लो आवश्यकता है समझ करो, तो ये लिखता क्यों? ठीक है ना, तो ये हमारा सही से नहीं बैठ रहा। इसका संसाधनों से समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए। क्या डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? यहाँ पर नहीं कर रहा, मतलब रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर की बात बोलिए नहीं, देयर रिसोर्स विद दोज ऑफ स्कैंट रिसोर्स सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं की, तुम्हारा ये भी गलत है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो रहा था, डी। द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए इसमें देखो स्पेस का मैंने उद्देश्य क्या पता, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। ये बोलना चाह रहा है जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपने वो यूज की होगी, उस पर आपका खर्चा अधिक आया होगा, धीमे धीमे आपने उस पर काम किया होगा, और आज उससे जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो सस्ती हो रही है, क्योंकि आप उसमें सीख चुके हो। कैसे मालूम है? जब आपने यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की होगी, जब आपने यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट की होगी, तब आपको चीज बहुत कम समझ में आ रही होगी। जैसे जब आप उसमें मैच्योर हो रहे हो तो चीज आपको आसान लग रही है, उन पर काम करने में भी समय कम लग रहा है। ठीक है, ठीक बात उसने यहां लिख दी है। ठीक है ना, देखिए द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट, उसमें बात एक दो बात वो एक ही पूछ रहा है, क्या सेंटर पॉइंट पूछ रहा है और अजम्पशन पूछ रहा है। ठीक है ना, सेंटर पॉइंट पूछ रहा है मतलब सेंटर आइडिया पूछ रहा है, और दूसरे क्वेश्चन में अजम्पशन पूछ रहा है, पूर्व धारणा है। देखिए द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट देयर इज ए स्टीप लर्निंग कर्व मीनिंग दैट एज मोर इज प्रोड्यूस्ड costs fall rapidly because of economies of scale and learning by doing. The firm's green innovation is path dependent. The more a firm does, the more it is likely to do in the future. The strongest evidence for this is the collapse in the price of solar energy, which become about 90% cheaper during the 2010s, repeatedly beating forecasts, moving early and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefits of path dependent green investment without much disruption. A late more chaotic transition is costlier. अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास से यह सूचित होता है कि सीखने का एक अति प्रबल वक्र है। ठीक है ना, अर्थात जितना अधिक उत्पादन होता है ना, तो बड़े पैमाने की किफायतें और कार्यकलाप से सीखने के फलस्वरूप लागत उतनी ही तेजी से क्या होती है? गिरती हुई। क्या होती है? गिरती है। ठीक है ना, प्रतिष्ठानों यानी जो कंपनियां होती है, जो कोई प्रतिष्ठान होते हैं जहां पर प्रोडक्शन होता है, प्रतिष्ठानों का हरित नव प्रवर्तन मार्ग आश्रित, कोई प्रतिष्ठान इसे जितना अधिक करता है ना, उसके भविष्य में करने की संभावना उतनी अधिक होती है। कोई कंपनी को प्रतिष्ठान अगर वो एनवायरमेंट को सही रखता है तो उसके चलने के चांस अधिक होंगे। भाई अब जो कोई एनवायरमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा, पोल्यूशन फैला रहा है, तो वह कंपनी चल पाएगी क्या? कोई भी प्रतिष्ठान नहीं चल पाएगा। तो इसने ये बात बोली है। इसका सबसे प्रबल साक्ष्य है कि सौर ऊर्जा की कीमतों में भारी गिरावट जो 2010 के दशक में पूर्वानुमानों को बारंबार झुठलाते हुए लगभग 90% सस्ती हो गई है। शीघ्र प्रारंभ कर क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है, जिससे उन्हें अधिक विघटन का सामना किए बिना मार्ग आश्रित निवेश के लाभों को उठाने पर अवसर मिलता है। विलंब से क्रिया आने वाला अधिक अवसर अंतरण और ज्यादा महंगा पड़ता है। जितना लेट करोगे सीखने में, आपको शोध करने में, उतना क्या आपके लिए उसमें टाइम देना पड़ेगा। इतनी टाइम जा रहा है तो इतनी ये है कि आपके ऊपर कॉस्ट बढ़ रहा है। सपोज करिए या तो यूपीएससी आप 2 साल में निकाल लो, अगर आप जैसे जैसे लेट करोगे ना, वैसे आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। भाई पैसा दे रहे हो, समय गंवा रहे हो, इतने में आप कोई मान लो कोई सर्विस करते होते, कोई बिजनेस करते होते, तो क्या आपका पैसा इनकम देते ना, आप जीडीपी बढ़ाते अपने देश की, अपने घर की, अपने परिवार की, है ना, आप उनको आगे बढ़ाते। ठीक है ना, वो चीज यहाँ पर रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? क्या अब जैसा उसने पैसेज दिया है ना, इसका सेंटर पॉइंट वो सही बताना है आपको। भारत समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने के खाते अत्यावश्यक है। देखिए आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नवरत्नों के साथ गहन रूप से संबंधित है। क्या गहन रूप से संबंध की बात बोली है? बृहद अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में है। देखो इसमें वो बात हो रही है जो शब्द आपकी यूपीएससी मतलब इस पैसेज में यहाँ पे नहीं पूछे, मतलब नहीं दिए गए। ठीक है ना, अब इसमें बृहद अर्थव्यवस्था की बात हो रही है ना, हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय से निर्णायक भूमिका निभाता है। हमें तो वैसे हमारा डी सही लग रहा है। अब इधर देख लो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। ठीक है ना, ग्रीन ग्रोथ की बात बोल रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन इंटेंसली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस। वैसे ये सही लग रहा है और कई कोच को सही माना भी है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, देखिए आपका एक रीडिंग कॉम्पिटिशन है, आपका मैथ वाला पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है, आप जितनी भी कोचिंग की आंसर की मिलाइए आपको 2-4 क्वेश्चन अंतर मिलेगा, कोई भी मिला लीजिए।
तो किसी कोचिंग ने ये भी सही माना है, ठीक है ना। अब देखियो, कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमीज आर इन ए बेटर पोजीशन टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, मतलब बृहद अर्थव्यवस्था वाले देश हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में। ऐसी तो इसने कोई बात ही नहीं की, ऐसे इसने कोई बात नहीं की भाई जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है तो टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए वो सक्षम है, ऐसे इसने कोई बात नहीं की। तो देखो ये तो भी सही लेकर माना है, हमारे सबसे सही है। देखो हरित प्रौद्योगिकी वाला हमारे सब सही है, क्योंकि टाइमिंग प्लेज एक सर्कल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हाँ, ये हमारा तरफ से बेस्ट आंसर हमारा जो है वो हमारा डी लग रहा है। अभी देखो